वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। मैं निशित मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी, स्वागत करता हूं आपका इस छोटे से चैनल पर। साथियों, यहां पर हम जो है क्लासेस ले रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा के लिए जो 27 अप्रैल को होने वाली है। उसमें जो सबसे बड़ा टॉपिक है 65 नंबर का पंचायती राज, उसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऑब्वियस बात है कि आप तैयारी कर ही रहे होंगे ग्राम पंचायत अधिकारी की। तो कृपया करके जो पुराने वीडियोस हैं, अगर आप सही से समझना चाहते हो तो उनको एक बार आप देख लेना। और बाकी यहाँ पर जो है आज का जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा ग्राम पंचायत की समितियाँ। ठीक है, इससे पहले की क्लास में आपको ग्राम सभा, ग्राम पंचायत प्रधान की शक्तियाँ, सदस्य क्या करते हैं, प्रधान का मानदेय कितना होता है, क्या क्या काम करता है, ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं, ग्राम सभा के क्या काम होते हैं, जीपीडीपी, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज की क्लास में हम स्पेशली चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत की समितियों के बारे में। तो अगर हम समितियों के बारे में चर्चा करें तो ग्राम पंचायत में देखिए बहुत सारी समितियां होती हैं। मूल रूप से आप ये समझो कि 4 तरीके की समितियां ग्राम पंचायत में आपको देखने को मिलती हैं। एक एक करके आपको सबके बारे में बताता हूँ। पहली जो समिति होती है वो होती है स्थायी समिति। स्थायी समिति ये आपको पंचायत में मिलेगी ही मिलेगी, ये नियम है। पंचायती राज एक्ट जो है 1947 का, उसकी धारा नंबर 29 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत में स्थायी समितियों का गठन किया जाएगा। काम क्या होता है इनका? तो इनका काम होता है गाँव के विकास में अपना योगदान देना, पहली समिति। ठीक है। दूसरी जो समिति होती है ये होती है संयुक्त समिति। संयुक्त समिति जो होती है ये 2 या 2 से अधिक पंचायतें जब मिलकर के कोई समिति बनाती हैं तो फिर वो संयुक्त समिति कहलाती है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए, कोई भूमि का मुद्दा आ गया उसको सुलझाने के लिए 2 गांव आपस में बैठे, उन्होंने एक जॉइंट कमेटी बना ली। तीसरी जो समिति होती है वो होती है भूमि प्रबंध समिति या ग्राम राजस्व समिति भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या काम है? इसका काम है साथियों गांव में जो सरकारी जमीन है, जीएस की जो जमीन है, ग्राम सभा की जो जमीन है, उसकी देखभाल करना। और चौथी जो समितियां होती हैं वो विभिन्न विभागों के द्वारा समय समय पर बनाई जाती हैं। जैसे ग्राम पंचायत भूगर्भ जल समिति हो गई, ठीक है, या पोषण समिति हो गई, या स्वास्थ्य या शिक्षा को लेकर के कोई समिति हो गई। तो ये मेनली 4 समितियां होती हैं। आपको इनमें से चारों पे फोकस नहीं करना है। आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है केवल एक पर, जो कि है स्थायी समिति। पेपर में आपसे स्थायी समिति ही पूछी जाएगी। स्थायी समिति क्या है? वे समितियां जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाया जाना अनिवार्य है, क्योंकि पंचायती राज एक्ट में इसका सीधा सीधा उल्लेख है कि प्रत्येक गांव में स्थायी समितियां होनी ही चाहिए। तो हम इस क्लास में मेनली जो चर्चा करेंगे वो स्थायी समितियों के बारे में ही करेंगे। तो अगर हम स्थायी समितियों की बात करें साथियों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा नंबर 29 में ये साफ साफ प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत में 6 स्थायी समितियों का गठन किया जाएगा। तो पहली चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है कि स्थायी समितियां कितनी होती हैं? तो स्थायी समितियों की संख्या होती है 6। टोटल 6 स्थायी समितियां होती हैं। इनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे और पेपर में यहीं से आपको सवाल भी देखने को मिलेंगे। चलिए, तो अगर हम 6 स्थायी समितियों की बात करें, अच्छा, स्थायी समितियां 6 हो गई। इसका जरा जो इसकी संरचना है वो भी आप समझ लो। ठीक है, तो प्रत्येक स्थायी समिति में टोटल 6 स्थायी समितियां होंगी। प्रत्येक स्थायी समिति में एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष जो है 6 में से 4 का अध्यक्ष जो है प्रधान होता है और बाकी 2 में जो है नॉमिनेट मेंबर होते हैं। तो एक अध्यक्ष होगा और बाकी 6 मेंबर होंगे, ध्यान रखना, प्रत्येक समिति में। तो प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष होगा और बाकी 6 सदस्य होंगे। इन 6 सदस्यों में से एक मेंबर SC/ST समुदाय का होगा, जो सदस्य हैं उनकी बात कर रहा हूं। एक मेंबर OBC समुदाय का होगा और एक मेंबर महिला समुदाय का होगा। बाकी अगर बच गए तो वो फिर अलग में चले जाएंगे, लेकिन इनको रखना अनिवार्य है। तो प्रत्येक स्थायी समिति में आरक्षण की व्यवस्था लागू है। एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे और 6 सदस्यों में से SC/ST, महिला और OBC का आरक्षण लागू, इनकी एक सीट रिजर्व है। ठीक है, ये हो गई इनकी संरचना। अब इनके नाम क्या है वो जरा मैं आपको बताता हूं। पहली जो स्थायी समिति है साथियों, उसका नाम है जैव विविधता प्रबंध नियोजन एवं विकास समिति।
पहली जो समिति है ये है जैव विविधता प्रबंध नियोजन एवं विकास समिति। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी संरचना क्या है, तो इसका जो सभापति होते हैं वो होते हैं गांव के प्रधान जी। ठीक है, और बाकी 6 इसके सदस्य होंगे, जिनमें अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक सदस्य SC/ST से होगा, एक सदस्य OBC से होगा, एक सदस्य महिला होगा, बाकी में अन्य लोग आएंगे। ठीक है, इस समिति का ये जो जैव विविधता प्रबंध एवं नियोजन समिति है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है ग्राम पंचायत की योजनाओं को बनाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट काम है ये। तो ग्राम पंचायत की योजनाओं को बनाने का काम करता है ये समिति, मतलब काम करती है। इसके अलावा कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन भी जैव विविधता प्रबंध नियोजन एवं विकास समिति करती है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर लिख के आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हो। दूसरी जो समिति होती है साथियों, वो होती है शिक्षा समिति। ठीक है, दूसरी जो समिति होती है वो होती है साथियों शिक्षा समिति। शिक्षा समिति में भी सेम ही है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रधान जी जो है इसके हेड होंगे। ठीक है, और बाकी 6 मेंबर होंगे, जिनमें वही आरक्षण लागू हो जाएगा। और शिक्षा समिति का काम क्या है? तो शिक्षा समिति का काम है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, औपचारिक तथा साक्षरता से संबंधित कार्यक्रमों को गांव में चलाना। तो ये काम हो गया आपका शिक्षा समिति का। तीसरी समिति है प्रशासनिक समिति। प्रशासनिक समिति के हेड कौन होते हैं? प्रधान जी होते हैं, बाकी 6 मेंबर होते हैं, SC/ST OBC महिलाओं का आरक्षण है। ठीक है, प्रशासनिक समिति का काम क्या है? ग्राम पंचायत के कर्मियों संबंधी, मतलब ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी हैं जो ग्राम पंचायत में काम करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ग्राम पंचायत में कौन कौन काम करता है। तो ग्राम पंचायत में मेनली जो लोग काम करते हैं वो हैं, पहला तो ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो रोजगार सेवक काम करते हैं, पंचायत सहायक जो होते हैं वो काम करते हैं, इसके अलावा सफाई कर्मी काम करते हैं, है ना। तो चाहे पंचायत सहायक हो, चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे सफाई कर्मी हो, इनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए प्रशासनिक समिति काम करती है। और प्रशासनिक समिति का सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो राशन की दुकान होती है। ठीक है, जो राशन की दुकान होती है उसके लिए भी ये समिति काम करती है। राशन की दुकान संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो प्रशासनिक समिति द्वारा ही किए जाते हैं, जिसका हेड होता है गाँव का प्रधान। ठीक है, चौथी जो समिति होती है वो होती है निर्माण कार्य समिति, ध्यान रखना। ठीक है, निर्माण कार्य समिति। निर्माण कार्य समिति के जो हेड हैं ये प्रधान नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप स्पेशली ध्यान रखना। इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा नामित कोई सदस्य। ठीक है, इसका हेड प्रधान नहीं होगा, इसका हेड कौन होगा? ग्राम पंचायत क्या करेगी? किसी एक सदस्य को जो है नॉमिनेट कर देगी, वो इस निर्माण समिति का अध्यक्ष होगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए निर्माण गांव में कराता कौन है? तो गांव में निर्माण कराते हैं प्रधान जी। ठीक है, ठीक है, प्रधान जी ही कराते हैं, सीधी सी बात है। अब हम प्रधान जी को ही अगर निर्माण समिति का हेड बना देंगे तो क्या वो अपने काम में कमी निकालेंगे? कभी नहीं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप नौकरी में आ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि प्रधान जी जो भी काम गाँव में कराते हैं उस गाँव का जिले से ऑडिट होता है, जाँच होती है। ठीक है, जिले में DC होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट जिन्हें कहा जाता है, उनको DPRO साहब जो है भेजते हैं प्रत्येक निर्माण कार्य के भुगतान के बाद, मतलब जब भुगतान के बाद नहीं, सॉरी, जब कोई निर्माण कार्य चल रहा होता है तो उसी समय पर उसकी जांच के लिए जिले से लोग आते हैं और वो प्रॉपर जो है ईंटें उठा उठा करके नीचे देखते हैं कि किस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके का। उसमें गांव के प्रधान जी भी शामिल होते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी भी उसमें शामिल होते हैं। जब ये जाँच होती है तो इनसे सब लोग इकट्ठे होते हैं और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी जांच यहाँ पर की जाती है, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता का धन है, तो फिर प्रॉपर जो है उसके लिए जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाता है। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर हम प्रधान जी को ही निर्माण समिति का अध्यक्ष बना देंगे, क्योंकि वही निर्माण करा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए किसी अन्य सदस्य को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब काम क्या करेगी निर्माण समिति? तो सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का निर्धारण करेगी कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आप लोग समझ सकते हो इसको। पांचवी जो समिति है साथियों ये है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की अगर हम बात करें तो इसके हेड भी जो है प्रधान जी होते हैं। हालांकि कई जगह आप देखोगे तो इसके हेड हो सकता है आपको कहीं सभापति जी मिलें, लेकिन मुझे याद है जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो उसमें इस पॉइंट को जो है जब हमें पढ़ाया गया था तो वहाँ बताया गया कि आप याद रखना, इसको ठीक कर लेना कि जो है इसके
अध्यक्ष भी प्रधान जी होते हैं। तो ट्रेनिंग पर हमें ये बताया गया, हालांकि किताबों वगैरह में अगर आप देखोगे तो इसके जो हेड हैं वो सभापति जो है किसी सदस्य को बनाया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने दोनों पक्ष आपको बता दिए, ट्रेनिंग में क्या बताया गया, किताब में क्या, दोनों मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोग देख लेना। ठीक है, अब ये जो समिति है तो इसमें हेड हो गए प्रधान जी और बाकी हो गए आपके 6 सदस्य, वही SC ST OBC और महिला आरक्षण है। काम क्या करती है ये समिति तो आप लोग जान ही रहे हैं, नाम स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है। तो चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी तथा महिलाओं तथा बाल कल्याण संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन ये समिति करती है। छठी जो समिति होती है साथियों, ये होती है जल प्रबंधन समिति। ठीक है, जल प्रबंधन समिति याद रखना। जल प्रबंधन समिति जो है, इसके जो हेड हैं ये जो है आपके ग्राम सभा के द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, यानी ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इनको नामित किया जाता है जल प्रबंधन समिति का। और इनका काम क्या है साथियों, तो इनका काम है जो सरकारी नल होते हैं उनका संचालन तथा गांव में पेयजल संबंधी समस्याएं जो है उनका निपटान कराना, ये इनका प्रमुख काम है। ठीक है, बाकी एक अध्यक्ष हो गए और बाकी आपके 6 सदस्य हैं, वही SC ST महिला और ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये होती हैं गांव की मेनली 6 समितियां जो आपको ध्यान रखनी है। अब इन समितियों के लिए भी कुछ नियम है, जैसे समिति की जो बैठक होती है उस बैठक का जो कोरम है वो है 4 सदस्यों का, यानी एक तो प्रधान जी हो गए और 6 में से कम 4 सदस्य चाहिए, तब प्रत्येक समिति की बैठक यहाँ पर होगी, ये इसका कोरम है। ठीक है, ये जो 6 समितियां हैं इनकी महीने में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है। ये भी नियम है कि जो समितियां हैं इनकी एक बैठक अवश्य होती है। इस बैठक में जो है अध्यक्ष तो ज़्यादातर के जो है प्रधान जी ही हैं। सचिव के तौर पर ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी जो है काम करते हैं और प्रत्येक समिति का अपना रजिस्टर होता है जिसमें प्रत्येक समिति की बैठक की कार्रवाई को दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये हैं आपकी 6 समितियां, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हो ग्राम विकास अधिकारी की या ग्राम पंचायत अधिकारी की और आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए क्योंकि समय कम है, तो फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके लिए आपको प्रॉपर बेस्ट कोचिंग बताता हूँ। इसके लिए बेस्ट कोचिंग है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, इसको जो है आप अच्छे से अगर आप फॉलो कर लो, ठीक है, नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे। नोट्स बहुत ही सस्ते हैं, 800 रुपये में पूरे के पूरे आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। तो प्रॉपर आप नोट्स ले लो, अच्छे से तैयारी करो। समय कम है लेकिन हाँ, इस समय में भी आप तैयारी कर सकते हो अगर आपके अंदर पढ़ने की ललक है तो। ठीक है, बाकी मैं तो यहाँ फ्री वीडियोस बना ही रहा हूँ आपके लिए। कोई भी डाउट हो पंचायती राज से जुड़ा हुआ प्रॉपर मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको करूँगा। ठीक है, तो मेहनत करो भाइयों, तैयारी करो, जल्दी से डिपार्टमेंट में आओ। बहुत अच्छी नौकरी है ये, सीरियसली बहुत बढ़िया नौकरी है। आप जब आ जाओगे तब आपको पता चलेगा, आनंद ही आनंद है। तो जल्दी से आप डिपार्टमेंट में आइए, मेहनत करिए, तैयारी करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर तैयारी कर रहे हो आप लेखपाल की, तो आप देखेंगे लेखपाल का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पर आपको मात्र 999 रुपए में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एक ही जगह पर। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न अभी चल रहा है आयोग का, उसके अनुसार आपको ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। मात्र 999 रुपये में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो मात्र 499 में। टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे जो है जो टेलीग्राम कोर्सेज होते हैं वो भी जो है चलते रहते हैं समय समय पर। इसमें भी आपको सारा का सारा जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, 100% रियल एग्जाम जैसी मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो है चल रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आप जो है PCS या फिर BEO या फिर RO की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड बैचेस चालू हैं। तो आज ही इनको लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए।